हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजन कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटे बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल का जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है, यानी कि जीडीएस रूल 3 है जो है उसके कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, उसका पूरा निचोड़ वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए, थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन बिना स्किप किए पूरा देख लोगे तो ट्रांसफ़र रूल्स का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे रूल्स, जितने भी नए रूल्स हैं, नया जो गाइडलाइंस जारी हुआ है अक्टूबर 2024 में, 10 अक्टूबर 2024 का, तो वही जो है पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने हाथों से यहाँ पे लिख लिया है कि कितने साल में ट्रांसफ़र होगा, किन कारणों से ट्रांसफ़र रुक सकता है, कितनी बार ट्रांसफ़र ले सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी कि सब कुछ पूरा जो है अपडेट इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लगभग सारी जानकारी दी थी। ये काफ़ी पुराना वीडियो हो चुका है, इसीलिए अभी देखिए ट्रांसफ़र का अभी इस समय जो है चल रहा है, और आपको पता है कि जो है जुलाई में ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने वाला है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप लोगों को जो है सबसे पहले रूल्स गाइडलाइंस को जानना ज़रूरी है। जितने भी लोग नए कैंडिडेट हैं उन सब लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, ये 10 अक्टूबर 2024 का जो है ट्रांसफ़र रूल्स एंड गाइडलाइंस को जो है यहाँ पे मॉडिफाई किया गया था, बदलाव किया गया था, ठीक है। ये मैंने अपने हाथों से एक एक चीज़ लिख लिया। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका ऑफिशियल लेटर भी दिखा दूंगा। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, उसमें केवल इंग्लिश से लिखा हुआ है, मैंने केवल हिंदी से लिख दिया है बस, क्योंकि मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला है आपका कि जीडीएस को जो आपका ट्रांसफ़र है वो केवल और केवल ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन वो सब बंद हो गया है, अब जो है केवल और केवल ऑनलाइन होगा। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि 2 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। अब जो है यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका 2 साल कंप्लीट होगा तभी उनका ट्रांसफ़र होगा, यानी कि 2 साल जब आप लोग जीडीएस में काम कर लोगे तभी आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हो। अब यहाँ पर भी 2 सब पॉइंट है, आप लोग ध्यान देना। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, जब जो है यहाँ पे फॉर्म की डेट निकलेगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, अगर उस डेट तक आपका 2 साल कंप्लीट हो रहा है तब आप लोग फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 1/7/2024 के पहले ज्वाइन करे हुए जीडीएस के लिए 1 साल ट्रांसफ़र, लेकिन 31 तक। तो देखिए, आप लोग ध्यान दे लेना यहाँ पे 1/7/2025 इस डेट को आप लोग मिडिल पे रखना। इससे पहले जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इससे पहले जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है एज ए जीडीएस में, तो उनके लिए अभी भी 1 साल रखा गया है। वो लोग अगर चाहते हैं 1/7/2024 के पहले ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट अगर चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना, तो उनके लिए जो नियम है वो जो है 1 ही साल रखा गया है। लेकिन उसकी भी एक सब कंडीशन और है कि वो लोग जो है 31/12/2025 तक अगर ट्रांसफ़र लेंगे तब उनके लिए 1 साल ही रहेगा। अगर 31/12 के बाद अगर वो लोग ट्रांसफ़र लेंगे, 2025 के बाद ट्रांसफ़र लेंगे, तब भी उनके लिए भी 2 साल रखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना। सबसे पहला पॉइंट है कि 2 साल कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। उसमें सब पॉइंट एक ये है कि 1/7/2025 के पहले जिसने भी ज्वाइन किया उनके लिए अभी 1 साल है, अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनके लिए 1 साल है, लेकिन इसके बाद जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए 2 साल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना। अब हम लोग नीचे बात करते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 1 ही साल रखा गया है। अगर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो उसके लिए 1 साल रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए एज जीडीएस। तीसरा पॉइंट है, मेल के लिए पूरी होल लाइफ टाइम जीडीएस सर्विस, यानी कि पूरी जीडीएस सर्विस में जितने भी पूरी जीडीएस सर्विस होती है उसमें 65 साल की होती है, आपको पता है। तो उसमें मेल के लिए यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए 2 बार चांस दिया जाता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 बार चांस दिया जाता है। अगर जो है ट्रांसफ़र लेना है तो फीमेल 3 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने पूरे जीडीएस के लाइफ टाइम में, मेल जो है केवल 2 बार। चौथा है कूलिंग ऑफ पीरियड का, आप लोग ध्यान देने ना। कूलिंग ऑफ पीरियड वो होता है जैसे 1 ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बार मान लो ट्रांसफ़र ले लिया है, जैसे मैंने जो है यहाँ पे नवंबर 2024 साइकिल वाले में ट्रांसफ़र लिया है,
अब मुझको फिर से दोबारा ट्रांसफ़र लेना है, तो मुझको जो है क्या करना चाहिए। तो जब मैं जो है नवंबर 2024 वाला में ट्रांसफ़र ले लिया है, तो मुझको 1 साल की सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी मैं दोबारा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र के बीच में जो गैप होना चाहिए कम से कम 1 साल का होना ही चाहिए। पहले क्या होता था कि हर 3 महीने में ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होता था। मान लो किसी ने जनवरी वाले में ट्रांसफ़र ले लिया, ठीक है, या फिर मार्च वाले में किसी ने ट्रांसफ़र ले लिया, उसके बाद फिर से जून में निकलता था, फिर से जून में 3 महीने बाद ट्रांसफ़र ले लेता था, लेकिन वो कंडीशन ख़त्म कर दी गई है। अब जो है एक ट्रांसफ़र लेने से दूसरे ट्रांसफ़र लेने के जो बीच का गैप है कम से कम 1 साल होना चाहिए, इसी को कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सेम टीआरसीए पर ही आपका ट्रांसफ़र होगा। सेम टीआरसीए का मतलब ये है, आप लोग मोटा ये ध्यान दे लेना, अगर आपका 10,000 रुपया बेसिक पे है तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो जो है 10,000 में ही होगा। अगर आपका 12,000 बेसिक पे है तो आपका ट्रांसफ़र 12,000 बेसिक पे में ही होगा। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सेम टीआरसीए यानी कि 10,000 वाले का 10,000 में, 12,000 वाले का 12,000 में, 14,500 वाले का 14,500 में ही ट्रांसफ़र होगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना। अब देखिए एबीपीएम या डाक सेवक 10,000 का तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका जो है डायरेक्ट एबीपीएम डाक सेवक 10,000 पे हो जाएगा। अब जो बीपीएम जो है लेवल 1 के 12,000 जिनका होता है, वो लोग अगर चाहें तो बीपीएम लेवल 1 12,000 में ले सकते हैं, या तो फिर वो जो है एबीपीएम लेवल 2 में भी ले सकते हैं। एबीपीएम लेवल 2 की भी एक होती है 12,000, उसमें भी वो लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कुछ सीटें होती हैं एसओ लेवल पर या फिर हेड ऑफिस लेवल पर, उन पर जो है वो ले सकता है। ठीक है, बीपीएम लेवल 2 का बीपीएम लेवल 2 में ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है पोस्टल से अगर आरएमएस में जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सकता है, या फिर आरएमएस से पोस्टल में आना चाहता है तो वो आसानी से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएमएस का मतलब रेलवे मेल सर्विस होता है, जो भारतीय रेल में एक डाक विभाग का जो भी काम होता है वो जो है पोस्टल में आना चाहता है तो आ सकता है, और पोस्टल वाले आरएमएस में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 6 मंथ में पोर्टल ओपन होगा, न्यू वैकेंसी आने से ठीक पहले होगा ताकि ट्रांसफ़र में मैक्सिमम वैकेंसी हो। ठीक है, ये जो है पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि हर 6 महीने में आपका पोर्टल खुलेगा। एक आपका खुलेगा मई जून में, एक आपका नवंबर दिसंबर में खुलेगा। ठीक है, हर 6 महीने में आपका जो है साल में 2 बार ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा और वैकेंसी आने के ठीक पहले खुलेगा। इससे क्या होगा कि जो है मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो पाएगा, मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दे लेना। अब है बात है कि एक डिवीज़न में जितनी भी पोस्ट वहाँ पे दिखाएगा सभी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरने जाओगे वहाँ पे, तो एक डिवीज़न में जितनी भी पोस्ट दिखा रहा है सभी पोस्ट के लिए आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था कि मैक्सिमम 10 पोस्ट भर सकते थे ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन वो कंडीशन अब ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, जीडीएस ट्रांसफ़र में कास्ट का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लोगों के मन में ये चल रहा हो कि हम एससी हैं तो हमारा ट्रांसफ़र एससी की ही सीट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कास्ट का कोई झमेला ही नहीं रहता है। 9वां नंबर है, किसी एक सर्कल राज्य से किसी एक डिवीज़न से ही फॉर्म भर सकते हो, ये चीज़ ध्यान दे लेना। देखिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूपी से भी कुछ डिवीज़न से फॉर्म भर दूं और एमपी से भी कुछ डिवीज़न से मैं फॉर्म भर दूं, ऐसा नहीं है। आप केवल और केवल एक ही राज्य से फॉर्म भर सकते हो। जिस प्रकार जीडीएस की नई भर्ती में होता है वैसे इसमें भी होता है कि जो है आप किसी एक राज्य के किसी एक डिवीज़न से ही आप लोग ट्रांसफ़र का फॉर्म भर सकते हो, ये ध्यान दे लेना। अगला पॉइंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं होगा, रिकमेंडेड नहीं होगा। आप लोग ध्यान दे लेना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट का वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन अगर आपका पेंडिंग है तब आपका ट्रांसफ़र किसी भी हालत में नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि आप जितने भी बीपीएम हैं वो जो है क्या करें कि अपने हेड ऑफिस जाइए, हेड ऑफिस यानी कि एसपी ऑफिस। ठीक है, और जितने भी हमारे एबीपीएम या फिर डाक सेवक हैं वो लोग अपने एफडीआई ऑफिस जाइएगा, तो उनसे मिलिएगा, तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल होगी, आपकी फ़ाइल में जो है सारा कुछ वहाँ पे रहा डाटा होगा, उनसे आप लोग फाइल निकलवाइएगा और पूछिएगा कि सर हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट्स अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अगर आपका पेंडिंग है, नहीं आया हुआ है, तो उसको आप लोग फटाफट भिजवा दीजिए और तुरंत करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना।
अगला है आपका डिसिप्लिन एक्शन, कोर्ट केस, पुलिस केस, टर्मिनेट, पुट ऑफ, इन सब में जो है ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा। अगर किसी के जो है डिसिप्लिन एक्शन लिया, कोर्ट केस है, पुलिस केस है, टर्मिनेट हुआ है, पुट ऑफ हुआ है, तो इस केस में आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है अनपेड लीव को सर्विस पीरियड में काउंट नहीं होता। अब आप लोग इसको ध्यान दे लेना कि अगर आपका जो है मान के चलो किसी का 2 साल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उदाहरण बता रहा हूँ, किसी का 2 साल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसने जो है 1 महीने की छुट्टी लिया हुआ है, अनपेड लीव लिया हुआ है, तो अगर उसका 2 साल यहाँ पे पूरा हो रहा है और 1 महीने की छुट्टी लिया है तो वो उस 1 महीने को इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान दे लेना, यानी कि अनपेड लीव को आपको सर्विस पीरियड में काउंट नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको अलग से जो है वहाँ पे उस जो है 1 मंथ को एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सर्विस होनी चाहिए तभी आपका काउंट होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे लेना। उसके बाद है ट्रांसफ़र लेने से सीनियरिटी ख़त्म होती है, ये प्रमोशन के लिए है। सीनियरिटी बेस पे जब आप लोग प्रमोशन लोगे तो अगर एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जा रहे हो या एक सर्कल से दूसरे सर्कल में ट्रांसफ़र ले रहे हो तो वहाँ पे आपका जो पुराना पास्ट पीरियड है, सर्विस पीरियड है, उसको काउंट नहीं किया जाता। जब आप लोग उस डिवीज़न में अगर सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन लोगे तो उस डिवीज़न में जितनी साल आपने नौकरी किया है वही काउंट होगा, उससे पहले की नौकरी का काउंट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र लेने के बाद पास्ट सर्विस ट्रांसफ़र से पहले सैलरी इंक्रीमेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम में जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दे देना, ट्रांसफ़र लेने के पहले जो पास्ट सर्विस होगा, मान के चलो आज की डेट में उसका ट्रांसफ़र हुआ है और इससे पहले उसने जो है 2 साल सर्विस किया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी सैलरी इंक्रीमेंट भी लगातार होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत होगी, वो आराम से डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देख लेते हैं कि सबसे पहले किसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में रखा गया। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सबसे पहले नंबर पर उसी को प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है फीमेल जीडीएस जो स्पाउस ग्राउंड के होते हैं, यानी कि अगर किसी के मान के चलो कोई महिला जीडीएस है, उसके पति जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उसको स्पाउस ग्राउंड के अंतर्गत उसको जो है पहले वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद मेल जीडीएस को भी सेम वही चीज़ है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाता है, उसके बाद फीमेल देखा जाता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, उसके बाद डेट ऑफ टाइम एंड एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है। अगर किसी 2 कैंडिडेट का सेम चीज़ मिलता है तो उस केस में ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ओनली 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। आप लोग ये गलती कभी भी मत करिएगा कि आप 2 जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। जब आप लोग न्यू वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ करते हो, तो उन सब गलतियों को नहीं करना है, केवल उनको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही फॉर्म को भरना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल आईडी आपका हेड ऑफिस से अपडेट होता है। जब आपका पोर्टल खुलेगा उस समय भी करवा सकते हो, नहीं आप अभी भी करवा सकते हो। अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग अपना ट्रांसफ़र में मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल आईडी अपडेट करवाना है तो इसके रिगार्डिंग मैंने हालांकि वीडियो भी बना रखा है। अब मेरे चैनल पे आप लोग जाइएगा, सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं 1-2 दिन बाद फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि मोबाइल नंबर और ईमेल को आपको कैसे अपडेट करवाना है ट्रांसफ़र के जस्ट पहले। उसके बाद है ट्रांसफ़र लिस्ट नाम आने के बाद अगर वहाँ नहीं लोगे तो एक चांस ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर मान के चलो आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ पर भी अलॉट हुआ है अगर वहाँ पे आपको पसंद नहीं है, वहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हो, पहले ही पोस्ट में रहना चाहते हो, तो आपका एक चांस ख़त्म माना जाएगा। अगर आप अपने मन से रिजाइन कर रहे हो उस पोस्ट के लिए तब आपका एक चांस ख़त्म माना जाएगा। ये चीज़ ध्यान दे लेना, यानी कि मेल का 2 चांस और फीमेल का 3 चांस वाला एक चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि आप जो है सेम डिवीज़न, अदर सर्कल, यानी ऑल इंडिया आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो ये इतने सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस मैंने 10/10/2024 के रूल्स एंड गाइडलाइंस का पूरा मैंने निचोड़ वीडियो बना दिया है। अब जो है इसके अलावा कोई भी रूल्स एंड गाइडलाइंस नहीं है। इस वीडियो के देखने के बाद मैंने यही बोला था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को मैं ऑफिशियल लेटर भी दिखा देता हूँ, उसमें कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मेंशन है।
तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है ऑफिशियल लेटर है 10 अक्टूबर 2024 का। यहाँ पे लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी रिक्वेस्ट आता है ग्रामीण डाक सेवक की गाइडलाइंस है। लगभग जितनी भी गाइडलाइंस और रूल्स मैंने बताया है वो सारे रूल्स इसी से रिगार्डिंग मैंने फॉलो करके रखा है। 2 साल रेगुलर सर्विस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 1 साथ वाला भी मैंने बताया कि 1 साथ 2024 के पहले जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए 1 साल ही रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है 2 साल हो गया है। उसके बाद जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 1 साल होना चाहिए। मेल कैंडिडेट 2 बार और फीमेल कैंडिडेट 3 बार। कूलिंग ऑफ पीरियड भी मैंने बता दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सेम TRCA वाला भी मैंने बता दिया। उसके बाद जो है हर साल में जो है 2 बार होगा हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है। और वैकेंसी आने के जस्ट पहले होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सभी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो एक डिवीज़न में, ठीक है। उसके बाद किन केसों में आपका जो है जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, इस सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग है तो उस केस में आपका जो है ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन एक्शन वगैरह हो गया, पुट ऑफ ड्यूटी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। लगभग मैंने सारा जो है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। मैनर ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में ये सारी चीज़ें लगभग मैंने सारी चीज़ों पर लगभग डिस्कशन कर दिया है। तो अब आपका कोई भी डाउट से छूटा नहीं होगा। इसमें जितना भी था मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो ये आपका रूल्स एंड गाइडलाइंस है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।